ओके, आप सभी को नमस्कार। कल हमने देखा था कि सांख्य की 48 कारिका में 5 प्रकार की जो इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञानता है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहला जड़ कारण, मूल कारण अविद्या है। और अविद्या के कारण अस्मिता। अस्मिता को हम इंग्लिश में ईगो बोलते हैं, साधारण भाषा में अहंकार भी बोलते हैं। और उनसे राग और द्वेष। राग और द्वेष मतलब लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हमको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। और उससे फिर भय पैदा होता है। तो ये 5 दुख के प्राइम कारण हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं उनकी डिसेबिलिटीज क्या हैं। ये हम 49th कारिका में देख रहे हैं। तो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और एक मानस। इनके अंदर में कमियां हो सकती हैं, ये परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। और तो ये माना जाता है कि 11 के 11 इंद्रियां में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा। और ये जो ऊपर नीचे है, इसका कारण, इसका बीज, इसका सोर्स बुद्धि में है। बुद्धि में अगर इनके इंद्रियों के फंक्शनिंग की कमी है तो इंद्रियों में वो कमी दिखाई देगी। और 17 और हैं कमियों के कारण, जो कि असंतुष्टि के कारण आते हैं और इम्परफेक्शन के कारण है। तो संतोष के 9 लेवल है, 9 स्टेप है, 9 प्रकार है। तो इसलिए असंतोष भी 9 प्रकार का हो सकता है। तो ये असंतोष 9 प्रकार के, ये 11 इंद्रियों की जो कमियां हैं उनमें जुड़ जाती हैं। और सक्सेस, परफेक्शन, ये 8 प्रकार के हैं। तो इम्परफेक्शन या फेलियर भी 8 प्रकार के हैं। तो 11 इंद्रियां, 9 असंतोष और 8 इम्परफेक्शन, इसको जब आप जोड़ेंगे तो बुद्धि में ये 28 कारण हैं, जिससे कि हम बाहर की दुनिया में या अपने मानसिक दुनिया में फुल एफिशिएंसी, फुल परफॉर्मेंस पे नहीं काम कर पाते हैं। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ ऑपरेशनल शॉर्ट कमिंग आ जाती है। तो ये 28 सेकंड लेवल पे है। प्रथम लेवल पे अविद्या के कारण जो दिक्कतें हैं वो बेसिक है, वो फाउंडेशनल है, वो मूल है। सेकंड लेवल पे ये 28 डिसेबिलिटीज या शॉर्ट कमिंग्स हैं। अभी मान लीजिए कि कोई बहरा हो सकता है, और किसके चमड़ी में, स्किन में नंबनेस हो सकती है, मतलब उसको फील नहीं होता है, सेंसेशन नहीं है स्किन में। कोई अंधा हो सकता है, किसी के जीभ में टेस्ट की पावर कम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। किसी की नाक ठीक से काम नहीं करती है, सारे स्मेल को नहीं ले पाती है, सारे फ्रैग्रेंसेस नहीं ले पाती है, सारे खुशबुओं को नहीं ले पाती है। कोई मूर्ख है, तो जो मूर्ख है उसका मानस कमजोर है। किसी को बोलने में दिक्कत है, तुतला के बोलता है, या कोई एक भाषा नहीं बोल पा रहा है ठीक से, या कुछ अक्षर ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है। किसी को हाथ में कंपन है, कोई लंगड़ा है,
किसी को पैर में कोई बीमारी है, गठान है, जिस कारण से वो ठीक से नहीं चल पा रहा है। किसी को इम्पोटेंसी है, बच्चे नहीं पैदा कर सकता है। किसी के इंटेस्टाइन के अंदर पैरालिसिस है, खाना पास नहीं कर पा रहा है। किसी के एनस में प्रॉब्लम है, वो जन्म से हो सकता है या कोई सर्जरी हुई है उसके लिए हो सकता है, या सर्जरी के बाद वो सिलाई खुल गई है उसके लिए हो सकता है। कोई, हम बोल सकते हैं कि स्टूपिड है, इडियट है। किसी का माइंड में डिसेबिलिटी है, माइंड फुल्ली फंक्शनल नहीं है। तो ये सब 11 प्रकार के इंद्रियों की कमियां हैं, और ये बुद्धि में डिसेबिलिटी है। और वो अपने फंक्शन को, इंद्री के फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। तो इनको जब हम समझते हैं, तब हमको ये भी समझ में आता है कि इसका कारण और उसका इफेक्ट क्या है। इंद्रियों में अगर मैल फंक्शन है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण या तो इंद्रियों के अंदर है, या तो अहंकार के अंदर है, या तो बुद्धि के अंदर है। तो बुद्धि जुड़ी हुई है अहंकार से, अहंकार जुड़ा हुआ है इंद्रियों से। सब एक बहाव में है, एक फ्लो में है। इसलिए इंद्रियों में कुछ गड़बड़ है तो उसका सोर्स बुद्धि है, बुद्धि से चालू हुआ है वो। अगर मान के चलिए कि एक आम का पेड़ है, उसमें आम के फल लग रहे हैं, तो वो बीज में वो खूबी थी कि उसने आम का पेड़ बनाया, आम के फूल आए, और आम का फल पैदा होने लग गया उसमें। तो बीज से फूल तक का रिजल्ट आता है, बीज कारण है। उसी प्रकार से बुद्धि कारण है, मूल कारण है, जिससे कि इंद्रियों की फंक्शनिंग डिपेंड करती है। अगर आम के बीज में खटास है, मीठा नहीं है, और उस पे 300 आम लगे हैं, तो 300 के 300 आम संभवतः खट्टे होंगे। तो बीज और फल, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए इंद्रियों की डिसेबिलिटी और बुद्धि की डिसेबिलिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है। बुद्धि की समस्या है, इसलिए इंद्रियों में समस्या दिखाई दे रही है। अब बुद्धि कहां से आ रही है? बुद्धि आ रही है मूल प्रकृति से। तो अगर बुद्धि को ठीक करना हो तो किसको ठीक करना पड़ेगा? हमको मूल प्रकृति में कोई तरीका खोजना पड़ेगा उसको ठीक करने का। तब हम मूल कारण में जा रहे हैं, मूल प्रकृति के। मूल प्रकृति उपादान कारण है, वो पैदा करने वाला कारण है, वो मटीरियल कारण है। तो अगर मटीरियल में डेफिशिएंसी है तो उससे जो मटका बनेगा उसमें भी डेफिशिएंसी होगी। मिट्टी खराब है और कुम्हार बढ़िया है तो भी मटके खराब बनेंगे, प्लेट खराब बनेगी, ग्लास खराब बनेगा। जो कुछ भी बनाने की कोशिश की जाएगी वो खराब बनेगा, क्योंकि जो उपादान कारण है, जो मटेरियल कॉज है, उसी में गड़बड़ है। तो अगर बुद्धि के गड़बड़ के कारण इंद्रियां कमजोर हो रही हैं तो हमको बुद्धि के भी पीछे जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। और अगर हम उसको ठीक करने की क्षमता रखते हैं, उसको ठीक करने का ज्ञान रखते हैं, तो हम अपने इंद्रियों की कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धियों की डिसेबिलिटी नेचुरल भी हो सकती है और कुछ इंजरी के कारण भी हो सकती है, कुछ चोट लगने के कारण भी हो सकती है। अब जो संतोष है, हमने देखा कि संतोष के 9 टाइप होते हैं, 9 प्रकार होते हैं, 9 तरीकों से संतोष पाया जा सकता है। तो अगर आप उस तरीके से नहीं पा रहे हैं तो आप क्या पा रहे हैं? आप असंतोष पा रहे हैं। तो वो आपका सही तरीका क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि बुद्धि में कमी है, इसलिए आप संतोष के मार्ग पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, और 9 में से किसी भी एक मार्ग पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो असंतोष के 9 कारण हो सकते हैं, 9 डिसेबिलिटी हो सकती है। और सिमिलरली, जैसे मैंने पहले कहा, सक्सेस की या परफेक्शन की, ये 8 प्रकार का सक्सेस, 8 प्रकार का परफेक्शन हम बुद्धि में पाते हैं, बुद्धि के कारण पाते हैं। तो वो अगर नहीं है तो हम 8 प्रकार का फेलियर पाते हैं, 8 प्रकार का इम्परफेक्शन पाते हैं। तो ये सब मिला के बुद्धि में 28 कारण हो सकते हैं जिससे कि हम परफेक्ट नहीं बनते हैं, इम्परफेक्ट बनते हैं, डिससेटिस्फाइड बनते हैं। इंद्रियां डिसेबिलिटी में काम करती हैं, आधे पावर पे, अधूरे पावर पे, बिना पावर के काम करती हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ये 49th कारिका हम लोगों ने अभी कवर करी। सर, बोलिए। बुद्धि बुद्धि जब पीछे जाकर कैसे उसको ठीक करें? बुद्धि, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, थोड़ा दोबारा बोलिए। हाँ बोलिए, बुद्धि मैं के बोलती बारे हूँ, बुद्धि जब पीछे जाकर अ, हम लोग कैसे बुद्धि को ठीक करें? में हाँ बताते हैं, आते हैं उस पे। मैंने पहले आपने बताया। बोला अभी क्या नहीं, मैंने पहले भी बताया है, आज नहीं, आज के पहले बताया है शायद, कल या परसों बताया था, उस पे वापस आएंगे। इसके अलावा कोई पॉइंट? कोई बता सकता है कि बुद्धि को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना पड़ेगा? हाँ सर, नेटवर्क का थोड़ा। मैं अभी कहा मूल प्रकृति को ठीक करना होता है। हाँ दोबारा बोलिए। आपने अभी बताया सर, मूल प्रकृति को ठीक करना होता है बुद्धि को ठीक करने के लिए। हाँ, मूल प्रकृति को कौन ठीक करता है? मूल प्रकृति में सुधार करना हो तो कौन करेगा? प्रकृति को तो पुरुष करेगा। बिल्कुल सही। हम्म, मान लीजिए मैं कोई मैथमेटिक्स का सम किया हूं और उसमें मेरा आंसर गलत आया है। तो मैंने देखा कि गलती कहाँ हुई है। मुझे मालूम पड़ा कि मैंने एक स्टूपिड मिस्टेक किया है। मैंने उस मल्टीप्लिकेशन के सम में 2 into 2 को 4 की जगह मैंने 5 जोड़ लिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया। वो सम करते समय मेरा ध्यान भटक गया और मेरे से मिस्टेक हो गई। तो अब अगर मैं वो सम अगली बार करूं और ध्यान से करूं, सही उत्तर लाने के लिए करूं, तो क्या मेरे से गलती होगी? इसकी संभावना क्या है?
नहीं सर, नहीं हो गई। नहीं होगी गलती। नहीं होगी गलती। तो क्या बदला? वो मूल प्रकृति जो है वो अनंत संभावनाएं हैं। उसमें एक संभावना है कि मैं गलती करूं, और जो गलती करूं वाली संभावना है उसमें भी कई संभावनाएं हैं कि मैं 2 into 2 को 5 पकड़ लूं, 2 into 2 को 6 पकड़ लूं, 2 into 2 को 7 पकड़ लूं, 2 into 2 को 8 पकड़ लूं, 10 पकड़ लूं, 12 पकड़ लूं, 14 पकड़ लूं, 16, 18, 20, 22, 24, 200, 400, 600, 800। अनंत संभावनाएं वहां पर भी है। कौन सी संभावना एक्टिवेट होती है, कौन सी संभावना बुद्धि में जाके संस्कार बनती है? जिस संभावना को पुरुष देखता है। तो जब पुरुष देख रहा है मतलब वहां पर ध्यान लग रहा है, कंसंट्रेशन हाई है, और बुद्धि में वो संस्कार बैठ रहा है। बुद्धि का वो संस्कार अहंकार में जाके वासना के रूप में, डिजायर के रूप में, एक्शन के रूप में तन्मात्राएं बना रहा है। तन्मात्राओं के बाद महाभूत बना रहा है 5। और मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया 2 into 2 को 4 पकड़ के। क्यों? क्योंकि मेरे पुरुष ने अब की बार 2 into 2 = 4 की संभावना पे ही ध्यान लगाया, और अंत तक ध्यान लगाया। उसी में उसका विल, विल मतलब शक्ति लगी रही। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत से डिफॉर्मिटीज, डिसेबिलिटीज, कमजोरियों को ठीक कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे को चश्मा लगा हुआ है, तो कौन बताएगा चश्मा क्यों लगा हुआ है? सर तो इंद्री आंखों का कमजोर हो गई थोड़ी। कमी है। फिर आँख हाँ, बताइए, आँख कमजोर हो गई थोड़ी। आंख आँख बताइए। कमजोर हो गई है, तो उस कमजोरी को ठीक कैसे किया गया है? चश्मा लगा के, चश्मा लगा के किया गया सर। चश्मा लगा के किया गया है। मेरा आंख का पावर करीबन -1.5 या 2 के आसपास होगा। मेरे फादर का -10 था। और हमारे खानदान में, मतलब मेरे पिताजी के खानदान के साइड सबके मोटे मोटे चश्मे हुआ करते। तो जब हम छोटे बच्चे थे, मेरी मदर हम लोग को गाजर का जूस निकाल निकाल के डेली पिलाती थी, मुझे और मेरे भाई को। तो हम लोग बोलते थे, इतना क्यों पिलाती हो गाजर का जूस, रोज देखो गाजर का जूस। और गाजर का जूस निकालने के लिए आज से 50 साल पहले उस तरह की मिक्सी या उस तरह की मशीनें नहीं होती थी। तो मेरे पिताजी एक बार हांगकांग गए थे, तो वहां से एक जर्मन मशीन लेके आए थे, ब्रॉन नाम की। मिक्सर ग्राइंडर सब उसी के अंदर। उस जमाने के लिए बहुत ही एडवांस मशीन थी, और उसमें आप गाजर का जूस आराम से घर के अंदर निकाल सकते थे। तो मेरे मदर ने वो गाजर का जूस पिला पिला के हम दोनों भाइयों की आंखों को बचा लिया। तो आंख में अगर प्रॉब्लम है, आप चश्मा लगा सकते हैं। आप खाने के माध्यम से आंख को ठीक कर सकते हैं। गाजर का जूस। गाजर का जूस। आप पालक का जूस भी पी सकते हैं। हम्म, हरे रंग में रह सकते हैं। अ, हरे घास पे चल सकते हैं।
और ख्याल रख सकते हैं कि आप कभी लेट के नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं तो पीठ सीधी है और टेढ़ी नहीं है, तो उससे फिर फर्क पड़ता है। तो ये सब बातें कैसे होती हैं, ये सब बातें कौन करता है? ये सब आपकी बुद्धि करती है। बुद्धि को मालूम है, इंटेलिजेंस बुद्धि में है। लेकिन बुद्धि में इंटेलिजेंस आता कहां से है? इंटेलिजेंस का सोर्स क्या है बुद्धि में? तो जैसे हमने पहले देखा है कई बार कि पुरुष की जो चेतना है, वो चेतन तत्व, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वो इंटेलिजेंस, वो बुद्धि में आ जाती है मैग्नेट की तरह, मैग्नेटिज्म की तरह। तो पुरुष वापस आ गया पिक्चर में। तो ये पुरुष को जगाना, उसको पहचानना, उसको अपना बनाना, उसका सही तरीके से प्रयोग करना, ये जीवन की सबसे उच्चतम कला है। जो इसको कर लेता है वो साक्षात खुद ईश्वर बन जाता है। वो साधारण आदमियों से ऊपर निकल जाता है। वो सुपरमैन बन जाता है। वो बंदरों में हनुमान बन जाता है। तो जब आप पुरुष को एक्टिवेट करेंगे, आपकी जो अविद्या है वो पूरी गायब हो जाएगी। आपको मालूम पड़ेगा कि आप पुरुष हैं, तो अविद्या चली गई। आपको जब मालूम पड़ेगा आप पुरुष हैं, तो आपका जो अस्मिता है, ईगो है, घमंड है, वो भी चला जाएगा। आपके राग द्वेष चले जाएंगे, क्योंकि पुरुष में तो कुछ है ही नहीं गुण। तो आप कैसे बोलेंगे मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा दुश्मन है? आप ऐसा देख ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं। और आपको भय नहीं होगा। जब कुछ है ही नहीं, कुछ आप जानते ही नहीं है, पुरुष खाली है, शून्यता है, तो क्या चीज का भय? भय क्या है आपको वो ही नहीं मालूम, किससे भय करना है आपको वो ही नहीं मालूम। तो दुख के पांचों कारण स्ट्रेट अवे मिट जाते हैं। और फिर उसके बाद आप पुरुष के माध्यम से मूल प्रकृति में राइट चॉइस चुन करके आप इंद्रियों को ठीक कर लेते हैं। आपके अंदर जो संतोष है उसको संतोष में बदल लेते हैं। आपके अंदर जो फेलियर है उसमें सक्सेस खोज लेते हैं। आपके अंदर जो इम्परफेक्शन है उसमें परफेक्शन बना लेते हैं। तो ये मैं आशा करता हूं कि अभी आपको ये 28 जो है डिसेबिलिटीज या मैल फंक्शनिंग की पॉसिबिलिटीज बुद्धि से, ये आपको क्लियर है। और इसको ठीक करने का तरीका भी आपको क्लियर है। इस पे अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, तो बोलिए। ओके। बुद्धि पुरुष से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पैदा होती है जब पुरुष और मूल प्रकृति पास पास आते हैं। तो वो जो बुद्धि है उसमें जो इंटेलिजेंस है वो पुरुष से आ रहा है, लेकिन मैग्नेट के हिसाब से आ रहा है, मैग्नेट के समान आ रहा है। पुरुष का इंटेलिजेंस कैरी होके बुद्धि में जाके बसता है, ऐसा आप समझ लीजिए। और
उस इंटेलिजेंस के कारण आप ये भी बोल सकते हैं कि जो भी शॉर्ट कमिंग है वो ठीक होने लगती है। असंतोष जो है वो संतोष में बुद्धि बदलने लगती है। इम्परफेक्शन बुद्धि परफेक्शन में बदलने लगती है। इंद्रियों में कमियां हैं, बुद्धि उसको ठीक करने लगती है। आदमी इडियट है, स्टूपिड है, मंद बुद्धि का है, उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ाने लगती है। ये सब कंट्रोलेबल है, ये सब डूएबल है, ये सब एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने से होने लगते हैं, एक मेथड ऑफ साधना को फॉलो करने से होने लगते हैं, एक प्रैक्टिस से होने लगते हैं। सांख्य में ये ज्ञान के माध्यम से होता है। जैसे जैसे ये ज्ञान आपको मिलता जाएगा वैसे वैसे प्रकृति आपके कंट्रोल में आती जाएगी और पुरुष जागता जाएगा। तो अभी ये क्लियर हुआ आपको भारती? ओके। और किसी को पूछना है कुछ? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो संतोष है उसके बारे में 50वें कारिका में, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो जो 50th कारिका है वो संतोष के ऊपर है। वो कहती है कि 9 प्रकार के संतोष होते हैं, जैसे हमने पहले देखा। 4 संतोष अंदर से आते हैं, 4 प्रकार के संतोष हमारे अंदर से आते हैं, और 5 प्रकार के बाहर से आते हैं। जो 4 प्रकार के अंदर से आते हैं उसमें एक नेचर के कारण आता है, एक मटेरियल के कारण आता है, मटेरियल मीन्स, एक समय के कारण आता है, एक भाग्य के कारण आता है। और जो 5 प्रकार के संतोष आते हैं वो जब हम कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को डिटैच कर लेते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तब आते हैं। तो इसको हम लोग फिर संतोष को कल देखेंगे, क्योंकि ये लंबा है। और आप में से जिन लोगों के पास भी ये किताब है या सांख्य दर्शन की सांख्य कारिकाएं हैं ईश्वर कृष्ण की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 101 से लेकर पेज नंबर 104 तक। और 51 जो है वो आपका कवर करता है 8 प्रकार के सक्सेस या 8 प्रकार के परफेक्शन। और उसके बाद जो 52 कारिका है वो ये कहती है कि हमारे अंदर जो एवोल्यूशन हो रहा है वो 2 प्रकार का होता है। एक वो होता है जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन है, और एक वो होता है जो सब्जेक्टिव एवोल्यूशन है। तो ये ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन मतलब तन्मात्रा और महाभूत, और सब्जेक्टिव एवोल्यूशन जहां तक मुझे याद पड़ता है वो है मानस, ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री।
क्योंकि अहंकार के बाद ये दो दिशाओं में जाता है। और सात्विक अवस्था में सब्जेक्टिव पर्सनालिटी बनती है और तामसिक में हमारी दुनिया बनती है। फिर जो 53rd कारिका है उसमें वो बताते हैं कि स्वर्ग में कितने प्रकार के जीव होते हैं। और इंसान की तरह एक ही जीव है जो कि राजसिक है। और ये ब्रीफ में हमको अलग अलग प्रकार के जो जीव है उसके बारे में बताता है कि स्वर्ग में 8 प्रकार के हैं और जो जानवर हैं वो 5 प्रकार के हैं और जो मानव है वो 1 प्रकार का है। टोटल 14 प्रकार के जीव बता रहे हैं 53rd कारिका में। उसको हम लोग देखेंगे। 54th कारिका में वो बोलते हैं कि जो स्वर्ग है वो सत्व से भरा हुआ है और जो पाताल लोक है, जो नरक है, वो तमस से भरा हुआ है। और जो बीच में है, मान के चलिए जो धरती है, वो रजस से भरी हुई है। तो ये हमको बताते हैं कि एक घास के पत्ते से लेकर ब्रह्मा तक, घास के पत्ते से लेकर ब्रह्मा तक सब जीव कहां पर हैं प्रकृति में और कौन से गुणों में ऑपरेट करते हैं। फिर इसके बाद 55 से लेके ये पुरुष और प्रकृति, इन मैं दोनों, भी सुनता हूँ, सबको नहीं दिखाई देता। ये पुरुष और प्रकृति के जो बीच का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ये बात करते हैं। तो वहां पर ये फिलॉसफी मोक्ष की तरफ जाना चालू करती है और समझाना चालू करती है अब कि इन दोनों का रिश्ता क्या है, मुक्ति कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, किसको मिल रही है मुक्ति। वो सब बातें ये कवर करते हैं एग्जाम्पल दे देकर। और इसी प्रकार से 10-12 कारिकाएं चलती हैं और फिर अंत में जाके मतलब आप समझ लीजिए कि 70वीं कारिका में ये बताते हैं कि कौन सी परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से ये आई है। और 71st में वो बताते हैं ईश्वर कृष्ण के बारे में और कौन से मीटर पे, आर्य मीटर, मतलब ये जो इसमें कारिकाएं हैं वो आर्य मीटर पे लिखी हुई हैं उसके बारे में बताते हैं। और 72वें कारिका में ये रेफर करते हैं कि ये आई कहां से है, इसका सोर्स क्या है। तो इसका जो सोर्स है वो है षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ईश्वर कृष्ण के समय में थी। और षष्ठी तंत्र काफी इलेबोरेट, काफी डिटेल्ड सांख्य की कमेंट्री थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो ईश्वर कृष्ण ने उसमें से उसको शॉर्ट करके जो उसका मेन एसेंस है, जो उसकी मेन मीनिंग है, जो उसके मेन तत्व है, उनको लेकर उन्होंने ये सांख्य कारिका लिखी है। और आज के डेट में ये ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को ही
माना जाता है, इसी को पढ़ा जाता है, इसी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक और सांख्य कारिका है जिसको कि सांख्य सूत्र बोलते हैं, और कारिका का मतलब आप समझ लीजिए श्लोक। सूत्र मतलब वो बहुत ही संक्षिप्त के रूप में होते हैं, कारिका में शब्द ज्यादा होते हैं, थोड़ा डिटेलिंग होता है। तो ये अब हम धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या स्टेप हैं, कैसे पहुंचते हैं, कौन मुक्त हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। और जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा धीरे जाएंगे अगर समझने में किसी को दिक्कत हो रही है तो यहीं पे रुकते हैं आज। और जो 50th कारिका है, 50वीं जो कारिका है, उसको हम कल करेंगे, जो संतोष पे है। और आप लोग उसको पढ़ के आइएगा। और अगर अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सर। बोलिए। सर 49 कारिका का संस्कृत में जो पूरा श्लोक दिया उसका वर्ड टू वर्ड एक बार बताएंगे मीनिंग? हाँ, एक मिनट। 49th बोला ना आपने? हाँ जी सर। देखिए, मैं सीधा इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द इंजरीज ऑफ द 11 ऑर्गन्स। और संस्कृत में वो लिखे हैं एक दशा। एक दशा मतलब 11 हो गए। इंद्रिय वदह मतलब जिनसे इंद्रियों का वध हुआ है, नुकसान हुआ है, यहाँ चोट पहुंची है। फिर वो बोलते हैं बुद्धि वदह सह। इनके साथ बुद्धि में भी इंजरी होती है। और उसके बाद लिखते हैं असक्ति उदिस्त। इनको हम डिसेबिलिटीज मानते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इंद्रियों में चोट पहुंची हुई है और जो बुद्धि में चोट पहुंची हुई है, उन दोनों को मिला के हम डिसेबिलिटी बोलते हैं। बुद्धेः वदः, जो बुद्धि की इंजरीज हैं वो सप्तदश है, मतलब 17 है। तस्ति सिद्धनम विपर्ययात। तो इसमें इनको हम उल्टा कर रहे हैं। तुष्टि मतलब संतोष, और सिद्धिनम मतलब सिद्धिनम बोलिए मतलब सिद्धियां, पावर, शक्तियां, परफेक्शन, सक्सेस, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि की जो इंजरीज है वो 17 है और इंद्रियों की 11 है। ये दोनों मिला के टोटल जो इंजरीज है वो 28 है। और उनको हम आ, मतलब एक साथ जोड़ लेते हैं। और ये जो 17 है वो कंटेनमेंट, तुष्टि, और जो सिद्धि है, जो पावर है, या जो परफेक्शन है, या जो सक्सेस है, इन दोनों के उल्टे कारणों से आता है। इसका मतलब असंतोष से आता है और कमजोरियों से आता है। तो यही इसमें बोला गया है। अब इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो पूछिए फिर। यही पूछना था सर, थैंक यू। हाँ, वेलकम। और किसी को पूछना है? आपने कभी सोचा है कि हम इंसानों को चोट लगती है
और कई बार वो चोट हमारा शरीर अपने आप ठीक कर देता है। कहीं से खून निकलता है तो वो अपने आप सूख जाता है, बंद हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है, लोगों की सर्जरियां ठीक हो जाती हैं, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? सर प्रकृति स्वयं करती है। प्रकृति स्वयं करती है वो ठीक है, लेकिन प्रकृति को खुद की कोई बुद्धि नहीं होती है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। प्रकृति अचेतन तत्व है, तो वो पुरुष का काम है। तो ये जो बुद्धि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक जीव के जिंदगी में। हम जब अपने अंदर इस पुरुष तत्व को पहचानते हैं, खोज लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं, तब ये भी संभावना है कि आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी। इसलिए भारत वो देश है जहां पे पहले कुछ ऋषि मुनि योगी 200 साल, 300 साल, 500 साल ज्यादा भी जिंदा रहे हैं। मार्कंडे के लिए कहा जाता है कि उसका 10,000 साल की तपस्या थी। आज किसी ने मेरे को बताया कि एक साधु थे काशी में, वो 250 साल जिए हैं। आंध्र प्रदेश के थे, बट काशी आके सेटल डाउन हुए थे। तो आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने चौरंगी रोड का नाम सुना है कलकत्ते में। किसी किसी ने सुना है? ओके, तो ये जो चौरंगी है, इस नाम का मतलब क्या है? क्या समझ में आता है चौरंगी नाम से? चौरंगी चार मतलब, हाँ बोलिए। चार रंगों का। चौरंगी मतलब चार अंगों वाला। ओके। तो ये कहानी है कि कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले, बंगाल के एक राजा की दो रानियां थीं और दोनों रानियों में बहुत ईर्ष्या थी। दोनों को एक एक लड़का था, दोनों चाहती थी कि उनका लड़का राजा बने। तो एक ने क्या किया, ईर्ष्या में आके दूसरे के लड़के को अगवा करा के जंगल में उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट के फेंक दिए। और उसके सिपाहियों ने रात में उसको वहां छोड़ दिया कि जंगली जानवर खा जाएंगे। संजोग से उस रात में वहां पर आपके गोरखनाथ आए। उन्होंने उस बच्चे को देखा, उससे पूछा कि तुम अगर चाहो तो मैं तुमको अपने कंधे पे उठा के ले जा सकता हूं। मैं तुमको एक साधना सिखा सकता हूं, तांत्रिक साधना, जिससे तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर दोबारा आ जाएंगे। यहां तो मैं तुमको यहां छोड़ के जा सकता हूं, तुमको जानवर खा जाएंगे और वो अंत हो जाएगा मामला। तो लड़का बोलता है, नहीं, मेरे को लेके चलिए। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि वो तपस्या में 12 साल लगेंगे। बोला, मैं करूंगा तपस्या। वो ले जाता है उस बच्चे को, और 12 साल की तपस्या के बाद उस बच्चे के दोनों हाथ निकल के वापस आते हैं, दोनों पैर निकल के वापस आते हैं। तो उसका नाम रखा गया चौरंगी, जिसके चारों अंग वापस पैदा होके बाहर आए हैं।
और उसको गोरखनाथ ने फिर कलकत्ते भेजा, बोला जाके वहां पर काली घाट के मंदिर की स्थापना करो, क्योंकि तंत्र में काली की पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। उस बच्चे ने स्थापना करी। कलकत्ते का जो मेन रोड है, जो धर्मतल्ला बोलिए, एस्प्लेनेड बोलिए, वहां से जो कालीघाट जाता है, उस रोड का नाम चौरंगी रोड रखा गया अंग्रेजों के टाइम पे। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने उसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू रोड रखा। लेकिन आज भी उस रोड के बगल में एक गली है जिसका नाम है चौरंगी लेन, और चौरंगी नाम से कुछ मकान भी हैं, चौरंगी मैंशन ऐसे करके। तो मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं आपको, कि हमारे अंदर वो क्षमता है, हाथ और पैर दोनों कर्म इंद्रियां हैं, और बुद्धि के माध्यम से पुरुष को जगाकर मूल प्रकृति से बुद्धि में शक्ति दिला के उस शरीर में अहंकार के माध्यम से वो दो हाथ दो पैर बाहर निकाले गए। जो पशुपतिनाथ का मंदिर है काठमांडू में, वो गोरखनाथ का स्थापित किया हुआ है। गोरखनाथ गोरखपुर से है, और जो गोरखा है नेपाल के, वो गोरखनाथ के शिष्य हैं। और जो गोरखपुर के महंत हैं आज, वो अजीत योगी है, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो एक तांत्रिक हैं। तो ये ज्ञान, ये विद्या, ये शास्त्र इस देश में है। और कोई अगर सीखना चाहेगा तो उसको उसके अनुसार गुरु भी मिल जाएगा जो सिखा भी देगा और हो भी जाएगा। तो हम लोग जो ये सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है। तो अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। और वो चौरंगी वाला जो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, वो आज भी प्रैक्टिस होता है। वो नाथ संप्रदाय में आज भी प्रैक्टिस होता है। वो जो नाथ शिष्य होता है, अपने दोनों हाथ काटता है, अपने दोनों पैर काटता है, उसके बाद वो साधना करता है ताकि वो माँ के करीब पहुंचे, और माँ उसको दोनों हाथ दोनों पैर दे। और ये जो माँ की बात हो रही है, जिसको कि वो काली बोलते हैं, वो मूल प्रकृति है। वो अनंत की ताकत है, अनंत संभावनाओं की ताकत है, जो हमेशा मौजूद है। और उस पर जो चेतना जाएगी, जिस संभावना पे जाएगी, वो अव्यक्त से वो व्यक्त करेगी, प्रकृति में डालेगी, बुद्धि में डालेगी, संस्कार के रूप में डालेगी, और वो संस्कार आगे चलते चलते महाभूत में आ जाएगा, और वो दुनिया में सबको दिखाई देगा। ये क्लियर है अभी सबको? जी सर, क्लियर है। जी सर, किरण बोल बहुत रही थी। है लेकिन। हाँ बोलिए किरण। हाँ, नमस्कार सर। अभी नमस्कार। आपने जो लास्ट में लाइन बोली ना, कि जो चाहोगे, जो तांत्रिक वाली बात बता रहे थे कि वैसे आपको मिलते चले जाएंगे, तो वो आपका बात सुन के ऐसे मन में भाव आया कि हमारे मन में भी, यहाँ और भी जितने साधक बैठे हैं, तो हम सबके मन में, या मैं अपनी बात बताती हूँ, कि ये इच्छा रही है कि आखिर हम हैं क्या। तो ऐसे गुरु, आप जैसे गुरु हमारे जीवन में आते जा रहे हैं, जो हमारे को पुरुष तत्व तक ले जा रहे हैं, ऐसा। ठीक है। जिस चीज की जब जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप पहुंचेगी आपके पास। हाँ, मतलब वो
जो तड़प थी, जो भी बहुत हम्म। ज्यादा पीक पे पहुंच रही थी, तो हाँ, वो तड़प होनी चाहिए, तड़प वाली चीज मिलेगी। हाँ तभी, जैसे मतलब आपके साथ मिलना भी किसी और ने बताया, वो साधना मैडम ने, जो मरमा हम्म। ग्रुप में है, उन्होंने काफी हम्म। साल पहले आपसे स्टडी कर रही और ललिता मैडम। तो मेरा अभी आपको सुन के लगा कि वो मन में जब भूख जागी इस तरफ बढ़ने की, तो फिर इस तरीके से रास्ते खुलते चले गए, ऐसा। हम्म। आपने कभी वो शब्द सुना है, जो मांगे ठाकुर? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ। जी, वो तो घर में डेली। हाँ, तो वही जीवन की सच्चाई है। पर वो भूख लगनी जरूरी है ना सर। भूख लगनी, आपको मांगना पड़ेगा। हाँ जी सर, वही भूख लगनी और जरूरी। हाँ, और ठाकुर से मांगना पड़ेगा। ठाकुर कौन है? वो जो ठाकुर है, वेदांत वाला जो ठाकुर है, वो पुरुष और मूल प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। और हम लोग जो कर रहे हैं वो डुअलिस्टिक फिलॉसफी है, मतलब उसमें दो प्राइमरी तत्व हैं। पुरुष अलग है, मूल प्रकृति अलग है। लेकिन जो वेदांत है, मतलब जो उपनिषद बोलता है, जो वैष्णव मानते हैं, उसमें एक होता है। मतलब ब्राह्मण जो है, वो माँ भी है, वो पिता भी है। वो निमित्त कारण भी है, वो उपादान कारण भी है। वो एफिशिएंट कॉज भी है, और वो मटेरियल कॉज भी है। वो जो ब्राह्मण है, वो कुम्हार भी है और मिट्टी भी है। जो मटके बन रहे हैं, वो कुम्हार बना रहा है अपने मिट्टी से। दुनिया मटके बने हैं, दुनिया जो है वो मटकों का भंडार है। तो बात एक ही है, जी कैसे सर। आप उसको थैले में डालते हो या दिमाग में डालते हो, वो बदल सकता है। जी सर, अभी आपने 2 दिन पहले जो मुझे समझाया कारिका नंबर फर्स्ट और टू, मैंने उसको दोबारा पढ़ा सर। तब मतलब मुझे और ज्यादा क्लियर हो कि जब पुरुष में आ जाएंगे तो वो अविद्या रहेगी नहीं। पहले और दो कारिका में जो आप समझाने का प्रयास कर रहे थे, जो मुझे नहीं समझ में आया था, फिर मैंने उसको पढ़ा ध्यान से। तो पुरुष तत्व में मैं आने आप के बाद वो अविद्या खत्म हो जाएगी मन से, जो ऐसा भाव। मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको क्यों बताया वो। क्योंकि मेरी 2 साल पहले कैंसर की सर्जरी हुई थी। और तीन तीन साढ़े 3 घंटे के सर्जरी के बाद मैं आईसीयू में आया। बहुत पेन था, फिर वहां से निकल के रूम में गया। तो वो पेन मेरा नहीं जा रहा था। और 4-5 मेरे को पेन किलर्स चल रहे थे। तो डॉक्टर्स मेरे को बोले कि इससे ज्यादा आपको हम दवाई नहीं दे सकते हैं, आपकी किडनी या लिवर फेल कर जाएगी, आप मैक्सिमम लिमिट पे हैं। अब आप करो क्या, जब आपको दवाई अवेलेबल नहीं है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी वाइफ उसी रूम में सो रही है। तो ये जो पहले दो कारिकाएं हैं, उसमें वो बोलते हैं कि दुख 3 जगह से आते हैं। आपके शरीर से, आपके मन से, दूसरे जीवों से, प्रकृति से, देवताओं से, पितरों से, ग्रहों से। तो दुख कहाँ आता है? दुख आपके मानस में, अहंकार में या बुद्धि में आता है, मेंटल फैकल्टी में आता है। तो मैंने सोचा कि ये पेन तो मेरा इन जगहों पे आ रहा है, क्या मैं इनसे बाहर निकल सकता हूं? तो मैंने फिर इमेजिन किया, एक बॉक्स राइट में, जिसको मैंने बोला ये प्रकृति है। दो बॉक्स उसके लेफ्ट में, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले पे मूल प्रकृति, नीचे वाले पे पुरुष। और मैंने उस पुरुष के बॉक्स को, मतलब आप सोच लीजिए कि स्क्वायर को या रेक्टेंगल को, इमेज जो बनी हुई है ज्योमेट्रिक मेरे माइंड में,
उसको मैं फोकस कर रहा हूं, ध्यान उस पर लगा रहा हूं। और जब मैंने ये चालू किया, मैं सो पा रहा था, घंटों सो पा रहा था। मतलब घंटों, मतलब क्या बोलूं आपको मैं, उस समय मेरे को करीबन 40 बार बाथरूम जाना पड़ता था स्टूल पास करने के लिए। और रूम के बॉय को बुलाना पड़ता था क्योंकि दवाइयां लगी हुई हैं गले में, वो खोलेगा या वो मशीन कैरी करेगा। और वो पास करने के बाद मतलब इतना बर्निंग सेंसेशन कि जैसे लावा आपने लगा दिया हो नीचे। तो उसमें एनेस्थीसिया लगती है एनस में। तो उसके बाद धोके खड़े हो जाओ, वो बंदा ट्यूब निकालेगा, उसको उंगली से लगाएगा, और वो धीरे धीरे अंदर जाती है ताकि जाके वो कूल करे अंदर। और उसके बाद आके सो जाओ। फिर 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट बाद फिर आपको जाना है। तो बुरा अवस्था, मतलब अंदर भी आप जब वो स्टूल पास कर रहे हैं तो वो बंदा हैंड शावर लेके पीछे आपके लगा के खड़ा है, नहीं तो आप निकाल भी नहीं पाएंगे। अब उस अवस्था में पेन को कंट्रोल करना और सोना, तो वो इसी फॉर्मूला से मैं कर पाया। तो मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा कि पेन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दुख को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब आप इसमें से बाहर निकल के आते हैं। और जब इसमें से आप बाहर निकल के आते हैं, आपके पास कोई मेमोरी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म फल नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई तत्व नहीं है, मूल प्रकृति और पुरुष को छोड़ के कोई गुण नहीं है। तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल एक पीसफुल स्टेट में, लॉस्ट इन स्पेस आप सो जाते हैं। आपको न शरीर का एहसास होता है, न अपने बीमारी का एहसास होता है, न उस कमरे का एहसास होता है, न आप एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ हैं उसका एहसास होता है। तो ये बहुत ही मतलब गजब की बातें हैं। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका इंटेंसिटी क्या है। और मैं तो सोचता हूं कि इन लोगों ने सोचा कैसे है। इस हद तक तो मॉडर्न साइंस नहीं सोच पाई है आज तक। तो ये लोग सोचते कैसे हैं। आप रिसर्च करेंगी तो कॉन्शियसनेस के ऊपर करीब 230 थ्योरियां हैं मॉडर्न साइंटिफिक कम्युनिटी की। अरे कॉन्शियसनेस की रिसर्च हमारे देश ने करी है, तुमने क्या करी है। हमारे यहाँ तो 5, 6, 7, 8 के ऊपर नहीं है, 10 के ऊपर नहीं है, वो 230 बना के बैठे हैं। और अभी भी डिबेट कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस मटेरियल है कि सब्जेक्टिव है, कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो बाहर बावरापन है, पागलपन है। सही ज्ञान तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, भटक रहे हैं। और सही ज्ञान है फिर भी नहीं पहुंच रहे। तो इसमें जो खोजता है उसको मिलता है, जो नहीं खोजेगा उसको नहीं मिलेगा। अभी भी देखिए, मेरे ख्याल से रात के 11 बजे हैं, मेरे ख्याल से 17, 18 लोग हैं, 17 लोग बैठे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पहले दो कारिका भी समझ लेना, उसको प्रैक्टिस कर लें, आपका जीवन पार है, आगे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपका माइक म्यूट पे है। कल आपने जब पढ़ाया और परसों पढ़ाया तो आपने पूछा ना कि बताइए कुछ चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा कि अंदर में कुछ घटित हो रहा है।
तो सर वो जो दो कारिकाएं कल और परसों वाली, सर उनसे जैसे हमारे मिशन में पहला प्रण दिया गया कि तन मन धन परमात्मा के देन है, तो आपने वही चीज समझाई। मतलब उन्होंने वो 3 लाइनों में बेटे वो बात अब जाके समझ में आई जब आपने इस बात को क्लियर किया। दूसरा आपने कहा कि मिडल पाथ अपनाना है तो रहने के लिए, तो जैसे हमारे यहाँ पे वो प्रण है कि साधु संत फकीर नहीं बनना है, गृहस्थ में रहना है ना। फिर तीसरा आपने समझाया कि अगर हम सात्विक में भी पीक पे चले जाते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं और सात्विक वाला भी, तो जहाँ आपने कहा कि तीनों चीजों को सम करना है, तो वो जैसे हमारे मिशन में समझाया कि हमें किसी के खाने पीने पे घृणा नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें सर वो जब आप पढ़ा रहे थे उसके बाद, और जब ये पढ़ के अभी जब सो जाते हैं तो पूरी रात घटित होता रहता है, और सुबह उठ के कुछ एक ऐसा नया ट्रिगर होता है सर कि वो समझ में आती है कि इतने दिनों से या बचपन से या जब भी बुद्धि में समझ में आई सुन रहे थे, लेकिन अभी वो जैसे आप बैठ के एक एक परत जैसे खोलते हैं ना सर, तो वो खुल रही है अभी। तो उस वक्त आंसर नहीं दिया जाता क्योंकि वो अंदर में कुछ चलना चालू हो जाता है, शायद कहीं पे एक दूसरे से के साथ वो भेंट करना शुरू कर देते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और हमें समझाया क्या जा रहा है। तो वो 3 चीजों में वो जो आपने कल और परसों ली, तो ये पांचों प्रण जो निरंकारी मिशन के वो खुल खुल के सामने आने लगे ऐसा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। दिल से, दिल से। Thank या और किसी का कोई क्वेश्चन, या तो फिर क्लोज करें। मैंने आज कुछ भी नहीं सुन पाई नहीं तो क्योंकि मेरे जो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ब्लूटूथ है मोना, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तब बात सुन रहे करते। नहीं, या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसे हुआ, शायद कुछ प्रॉब्लम होता है। अरे आप मेरी बात सुनिए, दुखी मत होइए। आप रिकॉर्डिंग देख मेरे लीजिए। वीडियो जब ऑन करते हैं ना तो तब भी कुछ सुनाई नहीं देता। हो सकता है मेरे आप मेरे को फोन करिए, ठीक है? ब्लूटूथ में प्रॉब्लम। आप मेरे को फोन करिए। चलिए फिर, ओके।